हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं हम लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेटर के बारे में डिस्कस किया था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अर्थात एक अक्षर या अक्षरों का समूह जिसका अपना खुद का अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अब क्या बोलेंगे? अ लेटर और ग्रुप of letters that has its own meaning is called a word। देखिए क्या लिखा गया? अ लेटर, अर्थात एक लेटर का भी क्या होता है? वर्ड होता है। और ग्रुप ऑफ लेटर्स का भी क्या होता है? एक वर्ड होता है। देखते हैं तो समझते हैं। जैसे हम बात करें हमने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। यहां पर जो आई है इसका मीनिंग क्या है? मैं। तो अपने आप में क्या है? एक वर्ड है। देख रहे हो, एक लेटर है। आई अपने आप में एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। तो इसको हम वर्ड कब कहेंगे? जब इसका मीनिंग होगा, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग होगा तो वहां पर वर्ड कहेंगे। और जब इसका मीनिंग नहीं होगा तब उसे क्या कहेंगे? एक लेटर कहेंगे। ऐसे अपने आप में ये यहाँ पर इसका मीनिंग एक लेकर निकल रहा है तो ये भी क्या है? एक वर्ड है। अगर हम बात करें आई, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आई इज अ पर्सनल, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यहां पर देखिए आई के, अगर आई की बात करें तो हम लोग इसके अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आई जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर ये क्या है? एक लेटर है। हमने कहा ये कम्स बिफोर बी, अर्थात जो है ये की जो पोजीशन है वो बी से पहले है। तो यहां पर ये कि हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ये क्या है? एक लेटर है। और बी भी क्या अपने आप में एक लेटर है। तो कुछ ऐसे लेटर होते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो अपने आप में वर्ड का भी काम करते हैं और लेटर का भी काम करते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि हमने कहा लेटर जो होता है, सॉरी वर्ड जो होता है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एक दूसरा एग्जांपल, मैंने 3 लेटर आपके सामने लिखा, टी ए ई। अब ये देखिए इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो मैं आपके सामने इस बना रहा हूं कुछ वर्ड। देखिए इसे कौन कौन सा वर्ड बनेगा? पहला नंबर तो दिख ही रहा है कि पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा टी ई ए, टी। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा ई ये टी, ईट। तीसरा क्या बनेगा? ए टी ई, एट। उसके बाद में फोर्थ क्या बनेगा? बनेगा टी ये ई। उसके बाद में क्या बनेगा? पांचवा क्या बनेगा? ई, बनेगा ई टी ए। क्या बनेगा? ई टी ए, ई टी ए। और छठवां क्या बनेगा? छठवां बना सकते हो, एक टी ए हो गया, टी ई ए, ईट, एट, टी ए ई टी ए, और ए ई टी, ये भी बन सकता है। तो देख रहे हो मैंने 3 लेटर से कई वर्ड बना दिया। लेकिन यहां पर यह देखना है कि जो हमने बनाया क्या सब वर्ड है या नहीं है। जैसे हमने बताया वर्ड उसी को कहेंगे जिसका उस कहीं ना कहीं उसका मीनिंग हो, अपना खुद का मीनिंग हो, तभी वो वर्ड है, नहीं तो वो वर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो टी है, टी अपने आप में क्या होता है? आ बेवरेज। ये प्रकार का क्या है? बेवरेज है, अर्थात पेय पदार्थ है, उसको पिया जाता है, आप लोगों को पता ही है टी। ऐसे ईट जो होता है ये कहीं ना कहीं एक एक्शन वर्ड है, या एक्शन वर्ड कह सकते हो, वर्ड कह सकते हो। अपने आप में इसका मीनिंग क्या होता है? खाना होता है। एट क्या होता है? एट सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। ईट का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। टी ई ए, सॉरी टी ए ई,
ये क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड नहीं है, आपको लग रहा होगा इसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग होता है। जिसे आप लोग देखते हो ताइक्वांडो, क्या ताइक्वांडो, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसका कोई मीनिंग है। ईटीए, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग टाइम ऑफ अराइवल, एक्सपेक्टिंग टाइम ऑफ अराइवल, ये डबल आर आई वी ए एल, अराइवल। और ये ईटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और देखिए हमने क्या बताया, जिसका कोई मीनिंग होगा वही वर्ड है। अब यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे मान लो हम आपके सामने लिखे, जैसे हमने कहा पीईएम, तो इसका कोई मीनिंग है, पेन का मतलब आप लोगों को सबको पता है। हमने कहा इसी से मैंने कुछ वर्ड बनाया, हमने इसको चेंज किया और बनाया क्या, हमने बनाया एन ई पी, नेप, ऐसे। तो क्या इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई अगर मीनिंग होगा तो अपने आप में वर्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्ड किससे कहते हैं। अब अगर हम बात करें, थोड़ा समझते हैं कि वर्ड के अगर फॉर्म की बात करें, वर्ड कई फॉर्म में आपको दिख सकता है, देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए वर्ड कितने फॉर्म में दिख सकता है, वर्ड से पहले कुछ जुड़ सकता है तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, वर्ड से पहले जो जुड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और वर्ड के बाद में जो जुड़ता है उसको सफिक्स कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वर्ड से जो पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स, और वर्ड के बाद में जो जुड़ता है उसको सफिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय होता है। अब इस बेस पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग समझिए। देखिए जैसे हमने लिखा मिस मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट, तो यहां पर जो कह सकते हो अपने आप में, ये जो वर्ड बना हुआ है मिस प्लस मैनेज प्लस मेंट, इससे मिलकर बना हुआ है, अर्थात इसमें जो मिस है वो प्रीफिक्स है, और मेंट जो है ये क्या है, सफिक्स है, और ये जो मैनेज है ये बेस वर्ड है, इसको बेस फॉर्म कह सकते हो या बेस वर्ड कह सकते हो। तो ये जो वर्ड है आपको कई फॉर्म में देखा जा सकता है। ये दूसरा देखिए, दूसरा हमने कहा, जैसे हमने लिखा अननोन, अननोन, तो यहां पर अगर अननोन की बात की जाए तो देखिए अननोन जो वर्ड बना हुआ है, अन प्लस नो और प्लस एन से बना हुआ है, यहां पर बेस वर्ड क्या है, नो है। थर्ड वर्ड हमने आपके सामने लिखा, हमने कहा डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई, तो यहां पर देखिए जो वर्ड बना हुआ है डिस प्लस क्वालीफाई, क्वालीफाई, यहां पर डी किस क्या है, प्रीफिक्स है, और क्वालीफाई क्या है, बेस वर्ड है। ऐसा हमने लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो यहां पर ये अपने आप में एक बेस वर्ड है, ये बेस वर्ड है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं कि उसमें कुछ जुड़ा ही हो हमेशा, या इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्म में हो, वो आपके सामने कई फॉर्म में आ सकता है। तो ये वर्ड्स के तने आप में कह सकते हो फॉर्म्स होते हैं, दिखने में कभी उसमें प्रीफिक्स लगा होगा, कभी नहीं लगा होगा, कभी सफिक्स लगा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वर्ड से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। वर्ड से जो मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश, अर्थात जो वाक्य का अंश है। अब देखिए वाक्यांश क्या होता है, देखिए वाक्यांश का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ तो अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं कहूं ऑन द रोड, इन द मॉर्निंग, बिसाइड मी, ऑन द रूफ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका कुछ अर्थ निकले लेकिन पूरा अर्थ ना निकले। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो आप बोलोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has some sense, that has some sense but not a complete sense, complete sense is called a phrase। क्या लिखा गया,
कि जो फ्रेज होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ तो होता है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनफाइनाइट कह सकते हो अपने आप में फ्रेज हो सकते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ऑन द ट्री, ये भी अपने आप में क्या एक फ्रेज है। हमने कहा बिटवीन यू एंड मी, देखिए 1 2 3, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा अपने आप में, उसका कुछ अर्थ होगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं होगा। अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, जैसे हमने कहा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो अपने आप में क्या है? ये भी एक फ्रेज है। और एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन, तो ये भी क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये भी अपने आप में फ्रेज है। हमने कहा एट होम, ये भी अपने आप में क्या है? फ्रेज है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा अब देखिए, जो फ्रेज होते हैं इनके ना तो सब्जेक्ट होते हैं और ना ही अपने आप में इसकी वर्ब होती है, ना तो ये इसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही क्या होती है इसका, सॉरी कहने का मतलब ये कि फ्रेज का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही इसका कोई वर्ब होता है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ फ्रेज की, काइंड्स ऑफ फ्रेज अर्थात फ्रेज के प्रकार की बात करें, तो जो फ्रेज होता है वो कई प्रकार का होता है। पहला आपका है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। दूसरा अगर बात करें हम लोग, दूसरा अगर हम बात करें तो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या? आपका एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। हालांकि अपने आप में अगर बात की जाए, जो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशनल फ्रेज के एक पार्ट्स होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो ये अपने आप में फ्रेज है। इनको हम लोग जब हम लोग नाउन की क्लास पढ़ रहे होंगे तो वहां पर नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ेंगे और उसके बाद में एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे। तो इनको हम कहीं ना कहीं जब पढ़ रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बड़े डिटेल से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और जब फ्रेज की बात हो जाती है तो फ्रेज से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है जिसका नाम है इडियम। इडियम ये क्या है? इडियम का मतलब होता है मुहावरा। आप लोगों ने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे या कहने का मतलब पढ़े होंगे, और इसकी बात की जाए तो आप क्या बोलोगे? ये भी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोल सकते हो? फ्रेज भी कह सकते हो और अ फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलो या क्या बोलो? अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ फ्रेज दैट हैज इट्स हिडन मीनिंग, hidden meaning in itself is called an idiom, an idiom। देखिए ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है हिडन मीनिंग होता है, अर्थात जो लिखा होता है उसका वो मीनिंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग दूसरा निकलता है। वो कहीं ना कहीं मीनिंग आपको बुक के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू आपको पता चलेगी, बाय टीचर आपको पता चल सकता है। तो उनको क्या करना पड़ता है? हम लोगों को लर्न करना पड़ता है। अगर बात की जाए इडियम और कहने का मतलब वर्ड में क्या, फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे जो फ्रेज होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसे जो लिखा है उसका वही मीनिंग होगा, और जो इडियम होगा वो जो लिखा होगा उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा, उसका हिडन मीनिंग होगा, अर्थात नॉन लिटरल मीनिंग होता है। नॉन लिटरल मतलब यही होता है कि जो लिखा हो उसका मीनिंग ना होकर कुछ दूसरा मीनिंग हो। जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल अगर बात करें, मैंने आपके सामने कुछ फ्रेज, आपके सामने कुछ मैं इडियम लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स टीयर्स, झूठे, फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। तो अगर इसको आप सेंटेंस में लिखोगे तो क्या बोलोगे कि मैनी वुमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ डियर स्टेप्सन्स, ऐसा बोल सकते हो।
और अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने कहा ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल इसको बोलते हैं सर्वे सर्वा, जो अपने आप में क्या हो, ऑल इन ऑल हो, मतलब सर्वे सर्वा। जैसे घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है, तो वो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑल इन ऑल। जैसे मैं कहूं कि डीएम इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी कह सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, तो यहां पर अगर मीनिंग निकालोगे कि हुक्स का अलग मीनिंग है, क्रूक्स का अलग मीनिंग, तो दूसरा मीनिंग निकलेगा। इसका मतलब होता है बाई एनी मीन्स, अर्थात किसी भी तरीके से। इसका मीनिंग क्या होता है, बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से। जैसे मैं कहूं कि नाउ अडेज स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक और बाई क्रूक्स, अर्थात आज के दिन में जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी तरीके से पास होना चाहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप में ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, ये फ्रेज इडियम यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे इडियम्स हो सकते हैं, देर आर इनफाइनाइट इडियम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उनको हमको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना पड़ता है इनको। तभी एक चैप्टर भी होता है, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं। अब अगर बात की जाए कि इडियम और फ्रेजेस में डिफरेंस क्या, इडियम वर्सेस फ्रेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे, आपको समझ में आ गया होगा कि जो इडियम होता है, इडियम जो होता है, इसका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसका जो मीनिंग होता है नॉन लिटरल मीनिंग होता है। नॉन लिटरल मीनिंग या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका क्या होता है, हिडन मीनिंग होता है। हिडन मीनिंग होता है, अर्थात छुपा हुआ मीनिंग होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमको उसको लर्न करना पड़ता है। अगर बात की जाए फ्रेज की, तो फ्रेज की खास बात क्या है कि इसका लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल का मतलब, लिटरल मतलब ये होता है कि जो लिखा होता है उसका वही मीनिंग होता है, जो लिखा होता है उसका वही मीनिंग होता है, इसका अलग मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल में अगर मैं सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा कि नाउ अडेज पॉलिटिशियंस आर इन अ बोट। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा और दूसरा सेंटेंस है कि मोनू एंड रवि आर गोइंग इन अ बोट या ट्रैवलिंग इन अ बोट कह सकते हो। अब यहां पर देखिए कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो अपने आप में इडियम भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में फ्रेज भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा नाउ अडेज जो पॉलिटिशियंस हैं, आज की बात की जाए तो जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो लोग इन अ बोट है। इन अ बोट का मतलब क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कहने का मतलब कहीं ना आपस में वो मिले हुए होते हैं। और अगर बात की जाए मोनू एंड रवि आर गोइंग इन अ बोट, इसका मतलब यह है कि जो मोनू और रवि हैं वो एक ही बोट में जा रहे हैं, अर्थात एक ही नाव में वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या कह सकते हो अपने आप में एक ही नाव में बैठ करके वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक इडियम है, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग दूसरा निकला। और यहाँ पर ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसका मीनिंग जो लिखा हुआ वही हमने निकाला। तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसे बहुत ही कम रेयर मिलते हैं। और आपको क्या रखना कि इडियम जो होते हैं उनका नॉन लिटरल मीनिंग होता है और जो फ्रेज होते हैं उसका लिटरल मीनिंग होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है, देखिए ये जो टर्म है ना कहीं आपको इनको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं, अगर हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं सारी चीजों को, तो बड़े ही स्टेप से हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ फ्रेज that has its own subject and predicate and it is a part of a sentence
क्या बताया गया कि जो अपने आप में क्लॉज होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये अपने आप में कहने का मतलब फ्रेज होता है, लेकिन एक खास बात ये है कि इसका अपना क्या होता है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये जो होता है सेंटेंस का भाग होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मैंने कहा इफ यू come to me, if you come to me, I shall teach you English, I shall teach you English। क्या लिखा गया कि if you come to me, I shall teach you English। तो यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर बोला कि if you come to me, यहां पर you क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, और ये क्या है, बाकी सब क्या है, ये सब प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी होता है वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यहां पर ये भी क्या अपने आप में सब्जेक्ट है, और ये सब क्या है, प्रेडिकेट। ये सब क्या है, प्रेडिकेट है। देखिए अभी सेंटेंस को बोला कि इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, आई शेल टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा कहीं ना कहीं अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, अर्थात ये कहीं ना कहीं एक सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा क्या, एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इतना ही बात करें कि इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आओगे, आई शेल टीच यू इंग्लिश, तो ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में, जिसे कहा गया कि जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अपना इसका उसका सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ये अपने आप में ये जो यहां से यहां तक अगर बात की जाए, यहां से यहां तक, ये अपने आप में क्या एक क्लॉज है, ये भी क्या एक क्लॉज है, और यहां तक ये भी अपने आप में क्या है, एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। ठीक, अब यहां पर एक बात और समझना है क्या, कि अगर मैं कहूं इफ यू कम टू मी, अगर मैं इतना ही बोल रहा हूं कि यदि तुम मेरे पास आओगे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप कुछ और कहना चाहते हो। तो ये देख रहे हो, ये जो पूरा क्लास है, ये कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है। ये जो क्लास है ये कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड है, इसीलिए इसका एक नाम और है क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में एक क्लॉज तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होती है, उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अगर हम बात करें आई शेल टीच यू इंग्लिश, इसका पूरा मीन निकल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आप ये कह रहे हो कि आई शेल टीच यू इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पूरी बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो ये अपने आप में क्या है, ये जो है अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है, या इसका एक नाम और होता है मेन क्लॉज। इसको क्या कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और ये सेंटेंस का भाग होता है। अगर हम बात करें यहां से लेकर एक क्लॉज है, यहां तक एक क्लॉज है, और ये पूरा का पूरा क्या अपने आप में एक सेंटेंस है। अब एक बात और बताइए, अगर मैं बात करूं कि जो अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्या वो अपने आप में एक सेंटेंस है? नो, वो सेंटेंस नहीं है। क्लॉज मे बी अ सेंटेंस और मे नॉट बी अ सेंटेंस। अपने आप में जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अपने आप में सेंटेंस नहीं होती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज की बात की जाए तो अपने आप में पूरा अर्थ देती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सेंटेंस है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक बात खास बात क्या है कि यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखते हैं, या कहने का मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे। और इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। रिवर्स कर लिखने का मतलब यह है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश इफ यू कम टू मी। अब क्या हुआ, अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, या और क्या बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं
मेन क्लॉज, मेन क्लॉज है ये एक इसका नाम और है क्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे या मेन क्लॉज बोलेंगे, और ये क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ऐसी क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो पूरी क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा बोलते हो या तुम मेरे पास आओगे, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप कुछ और कहना चाहते हो। तो जब कुछ और कहना चाहते हो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो, या इसको और क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने क्या बताया, जब आप प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखते हो बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉमा नहीं लगानी पड़ेगी। यदि आप पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हो बाद में प्रिंसिपल क्लॉज करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप बीच में क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, बात अगर करें तो हम लोग साउंड से स्टार्ट किए थे, या हम लोग लैंग्वेज से स्टार्ट किए थे, साउंड। और साउंड से मिलकर क्या बना था, लेटर, लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड, वर्ड से मिलकर क्या बना, फ्रेज, और फ्रेज से मिलकर क्या बना, क्लॉज, क्लॉज। अब ये क्लॉज तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगर बात की जाए काइंड्स ऑफ क्लॉज की, काइंड्स ऑफ क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्लॉज को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है, तो हमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि सारी चीजों को बड़े सीक्वेंस से देखना है और उसको नोट्स भी बनाना है। अगर आप नोट बनाएंगे तो सारी चीजों को कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड सर्कल है वहां पर ये कहीं ना कहीं उसको शेयर करिए। थैंक यू।